हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और मॉडल पेपर की क्वेश्चंस उसी में आगे इसको अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा बताया था, पिछले बहुत सारे वीडियोस हो गए हमारे। ठीक है, अब आज आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आप फटाफट बस क्वेश्चन देखते जाइए और उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ PbSO4 इनटू PbS। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपके पास PbSO4 है, ठीक है, PbSO4, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये कन्वर्ट हो जा रहा है PbS में, ठीक है ना, PbS में ये चेंज हो जा रहा है। तो इस ये जो इसमें ट्रांसफर हो रहा है, इसको आप किस प्रकार का, इसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है? तो देखिए, इसमें PbSO4 के पास आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब क्या आपको यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का निकलना ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकल जाना ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब कि इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं कि PbS का रिडक्शन हुआ है, नहीं है ना, इसमें से निकला है, इसमें से। तो हम इस पूरे की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि रिडक्शन किसका हुआ है? PbSO4 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला वाला ऑप्शन दिया है ना, रिडक्शन ऑफ PbSO4, ओके, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच अलॉय इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, ठीक है। कह रहा है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से हम कौन सा इलेक्ट्रिकल वायर इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में? वेल्डिंग में हमको हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसमें दे रहा है जैसे कि पहला दिया है सोल्डर, दूसरा दिया है ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, ये सब क्या है? सब हैं अलॉय। और जो हम अलॉय इस्तेमाल करते हैं टीन और लेड का अलॉय, वो होता है सोल्डर, ठीक है। तो ये जो सोल्डर है ये अलॉय है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोल्डर, ठीक है। याद रखिएगा कि वेल्डिंग में सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या है? एक अलॉय है। और पूछा जाएगा अगर आपसे कि किसका अलॉय है, तो आप बताना कि टीन और लेड, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेंजीन। देखो, बेंजीन का पहले अगर कभी स्ट्रक्चर आ जाता है तो आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर किसका है? बेंजीन का। जो मैं बना रही हूँ अभी, ये स्ट्रक्चर कौन सा बच्चों? ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ठीक है। देखिए, हर पोजीशन पर, इसमें हर पॉइंट पर एक हाइड्रोजन है, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको दिखाना होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। आपसे कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो देखो, एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई? C हो गया 6, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या देखो कितनी है? 6, ठीक है। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कभी अगर आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बेंजीन में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप इसमें जरा काउंट कर लो। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है, तो देखो ये हो गया आपका 1, ठीक है, पहला ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, ठीक है। और इसमें इसको तो हम डबल बॉन्ड में काउंट करेंगे, इसको डबल बॉन्ड में काउंट करेंगे, इसको डबल बॉन्ड में, ठीक है। उसके बाद एक देखो 6 के बाद देखो ये 7, और ये वाला सिंगल बॉन्ड है 8, और ये वाला सिंगल बॉन्ड है 9। तो अगर आपसे पूछेगा कि कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे 9 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। 9 सिंगल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका होता है? बेंजीन का, ओके। तो इसमें फॉर्मूला दे रखा था ना, तो आप क्या टिक लगाएंगे? C6H6, यानी कि हो जाएगा ये बी वाला। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। अब ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि आयरन मतलब क्या? आयरन मतलब कि मेटल। आयरन जो दे रखा है वो क्या है? वो एक मेटल है। अब मेटल का रिएक्शन हम किसी, अगर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, एसिड मतलब एसिड, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? वो एसिड है। तो मेटल का अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब आप देख लो इसमें, ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। आयरन क्लोराइड क्यों बनेगा? क्योंकि हम रिएक्शन करवा रहे हैं आयरन का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एसिड क्या होता है, HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, Fe है ना, तो FeCl के साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा आयरन क्लोराइड, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन दिया हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, दूसरे में दिया है क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस तो बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर क्या है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखा है, कह रहा है इसमें KMnO4 क्या है, ठीक है। जैसे रिएक्शन दिया है कि CH3 CH2OH, ओके। मैं रिएक्शन लिख करके आपको बताती हूँ। देखो इसमें आपको रिएक्शन दिया है और आपसे पूछ रहा है KMnO4 के बारे में, ठीक है। KMnO4 का नाम क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर होता है पर्पल कलर, ओके। अब इसमें देखो दे रखा है कि आपको रिएक्शन दिया है CH3 CH2OH, ओके, और हमने यहाँ पर ले लिया है KMnO4, ओके। और यहाँ पर अपना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट CH3COOH। अब कह रहा है इसमें, ये आपका रिएक्शन हो गया, इसमें कह रहा है कि KMnO4 क्या है। ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कैटलिस्ट। क्या है हमारा KMnO4, जो कि एल्कलाइन KMnO4 है, ओके, मतलब बेसिक KMnO4 है। अब देखिए KMnO4 क्या करेगा कि इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, इसको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पर CH3 ये है ही, ठीक है, तो ये CH3 देखो ये जो है वो CH3 यहाँ पर भी है। यहाँ पर CH2 जो है, इस CH2 से कहेगा कि ये इस कार्बन को बोलेगा कि एक ऑक्सीजन मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसको प्रोवाइड करेगा एक ऑक्सीजन। जब इसको एक ऑक्सीजन और मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटा करके ये यहाँ पर C और एक ऑक्सीजन और ले लिया, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दो, एक ऑक्सीजन ले लिया और एक ऑक्सीजन पहले से है ही यहाँ पर और H है ही पहले से, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। ये ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है, कौन ऑक्सीजन जुड़वा रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, तो ऑक्सीडेशन करवाने के पीछे है KMnO4, है ना। KMnO4 कह रहा है कि मैं तुमको ऑक्सीजन दे रहा हूं, तुम आराम से ऑक्सीडेशन रिएक्शन करो, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने का पूरा जो श्रेय जाता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है KMnO4। तो KMnO4 कौन सा एजेंट है, वो एजेंट है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा रहा है, यानी कि ये कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में दिया है पहला रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो KMnO4 यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट दिया है विच एसिड इज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होता है प्रोटीन का, स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, याद रखना, ठीक है, कि स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन का डाइजेशन होता है इसके लिए हमको एंजाइम्स की जरूरत होती है और साथ में मतलब इसके लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक से एक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये दोनों ही बातें याद रखना भाई, ठीक है। पहला क्या बोला मैंने कि स्टमक के अंदर डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना, ओके। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैंने बताया कि हमारे स्टमक से एक जूस सीक्रेट होता है जिसका नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, है ना। ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, रेनिन, पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पेप्सिन होता है और साथ में जो एसिड पाया जाता है वो होता है HCl, ठीक है। HCl का फंक्शन होता है मीडियम को एसिडिक करना, जर्म्स को किल करना, ठीक है। ये फंक्शन होता है HCl का। HCl का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब दूसरा नाम नहीं, इसका ये फॉर्मूला हो गया, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें देख लो क्या दिया है, विच एसिड इज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस नाम तो पहले से दिया ही था।
ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है आपको 4 ऑप्शन दे करके कि इसमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब होता है जो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा मन करेगा कि मैं अपने हाथ को, आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद करना ये मेरी अपनी इच्छा है, लेकिन आंखों को खोल के रखूं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मैं बहुत देर तक अपनी आंखों को खोल करके नहीं रख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बोल रही हूँ ये मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं चुप रहूंगी ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं अपने हार्ट को बोल दूँ कि बेटा 2 मिनट के लिए जरा रेस्ट कर लो, तो हम भी हो जाएंगे रेस्ट ऑफ पीस। ठीक है, तो क्या मेरा हार्ट मेरी बात सुनेगा? कहेगा नहीं 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 नहीं, है ना, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, है ना। तो हमारा हार्ट जो है वो काम करता ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा हार्ट क्या हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन। जो भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हम अपने पैरों को कैसे करें, अपने हाथ को किस तरीके से मूवमेंट दें, ये सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, अपने डायफ्राम को, अपने किडनी को, लीवर को, इन लोगों को इनके काम में कुछ भी हम डिस्टर्बेंस कर सकें, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हम इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो इसी को बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन। जिस पर आपका कंट्रोल चलता है उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, और जिस पर आपका कंट्रोल नहीं चलता है उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। यही मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो अगर ब्रेन को इस तरीके से करके और यहाँ से अगर इसको ओपन किया जाए, ठीक है, इस खोपड़ी को अगर ऐसे खोल दिया जाए तो हमको यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से गजड़ बजड़ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। आपने देखा भी होगा, ठीक है ना, कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देखो, ऐसे बहुत सारे कुछ आपको ऐसे ऐसा दिखाई देता होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेन का जब भी आपने देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही देखा होगा। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रेन का क्या है? इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेरिब्रम। तो ये यहाँ पर इसको ओपन करने पर यहाँ पर जो गजड़ बजड़ आपको दिखाई देता है ना, सेरिब्रम, यही क्या है? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है। तो हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रम। याद रखना, सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस मतलब हम चल रहे हैं, गिरते नहीं हैं, हमारा बैलेंस जो बना रहता है ना, वो किसकी वजह से? वो सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम जो होता है वो इस तरीके से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, बेलम। ठीक है, तो ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, बेलम। ठीक है, मतलब बालम, है ना, गिरने नहीं देंगे तुमको, बैलेंस बना के रखेंगे। ठीक है, तो ये बालम है। ठीक है, सेरिबेलम और ये सेरिब्रम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन अकर्स थ्रू, है ना, किसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर, बहुत सारे स्पोर बनेंगे और वो स्पोर फिर बाहर निकलेंगे। तो ऐसा किसमें रिप्रोडक्शन होता है? तो देखो बहुत सारे स्पोर बनते हैं। किसमें बनते हैं? आपने राइजोपस के बारे में पढ़ा होगा, राइजोपस। ठीक है, जो कि क्या है? एक फंजाई है। अब मान लो कि एक पूड़ी है, ठीक है, पूड़ी जो घर में खाते हैं, एक पूड़ी है, उस पूड़ी में ये राइजोपस फंगस लग गए हैं। ठीक है, वही राइजोपस है ये, और ये फंगस धीरे धीरे क्या हो जाता है? एक केवल आया, है ना, एक राइजोपस आया, उसका एक स्पोर आया, फिर उसके एक स्पोर ने इस यहाँ से इस अपना फूड मटेरियल, मतलब पूरी का जो ऑयल वगैरह था ना, वो फैट, उसको खा पी करके बड़ा हुआ और ये बड़ा सा बना लेता है क्या? स्पोरेंजियम, है ना, ये गोल सा जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये सब अंदर हो रहा है, लेकिन इतना छोटा है कि आपको दिखाई नहीं देता है। आपको दिखाई देगा, कब दिखाई देगा? जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे, अभी बताती हूँ मैं। तो ये इसके अंदर जो बना ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्पोर। ठीक है, बहुत सारे स्पोर इस राइजोपस के अंदर बन गया है, और जिस पैकेट में ये है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इतनी ज़्यादा संख्या में बन जाता है ये, और जब मैच्योर हो जाता है तो ये पैकेट जो है ये फट जाता है तो सारे के सारे स्पोर क्या हो जाते हैं? बाहर। ठीक है, अब स्पोर हवा के थ्रू आगे भी दूर तक फैल जाते हैं, और कुछ स्पोर जो है वो यहीं इसी पूड़ी पर ही गिरेंगे, और फिर ये भी क्या करेंगे? ये भी वैसे ही माइसीलियम बनाएंगे, ये भी वैसे ही फिर
बहुत सारे स्पोर्स ये भी बनाएंगे। तो इन स्पोर को अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो ये ग्रो करके और ये भी अपना पूरा जाल फैलाते हैं, ठीक है। तो पहले एक स्पोर जब आया तो आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये स्पोर जैसे जैसे ग्रो करने लगे तो हमको पूरी के ऊपर व्हाइट व्हाइट कॉटन जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसका मतलब कि पूरी इनकी कॉलोनी बन चुकी है ना। और ये होता है कौन, ये राइजोपस है। ये क्या है, एक फंजाई है ना। तो ये फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, मतलब इसने अपनी संख्या कैसे बनाई, तो इसने अपनी संख्या बनाई है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। स्पोर को बना करके एक साथ स्पोर बनाया ढेर सारा पूरी, है ना। तो पूरा आप देखेंगे अचार के ऊपर पूरा व्हाइट व्हाइट जो कॉटन जैसा लग जाता है वो यही होते हैं। तो ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। कौन है, राइजोपस, ठीक है। सेकंड वाला जो दिखाया गया है ना आपको RHI, है ना, स्पेलिंग ध्यान रखना, ये राइजोपस। नेक्स्ट है when both the genes for contrasting trait of an organism are present together, what it is called, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कंट्रास्ट, है ना, कंट्रास्ट कैरेक्टर। अब देखो अगर कोई जीन है उसमें अगर मैं कहूँ कि ये देखो क्रोमोसोम ऐसे हैं, एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक जैसे हैं। जब ये एक जैसे रहते हैं ना तो इनको बोला जाता है होमो, वर्ड याद रखना, ठीक है, होमो। तो ये होमोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। अब अगर एक्स है ये वाई है तो ये क्या हो गया, ये कंट्रास्ट हो गया, है ना, दो कलर का मिक्सअप हो गया। मतलब इस कलर के ऊपर ये वाला कलर भी ले लो, उसी को तो बोलते हैं ना कंट्रास्ट। तो इसमें देखो दो का मिक्सअप हो गया। तो दो जब डिफरेंट रहेंगे तो इसको बोला जाता है हेट्रो, है ना। ऑलवेज याद रखना कि दो अपोजिट है तो हेट करेंगे हेट्रो, और ये सेम है तो इनको बोला जाएगा होमो, ओके। अब इसमें कह रहा है ना कि दो कैरेक्टर जो है वो कंट्रास्ट है, ठीक है। जैसे हम कहें कि कैपिटल टी मतलब लंबा, है ना, इसमें ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और ये जो शो कर रहा है ये स्मॉल टी जो है ये ड्वार्फ प्लांट को शो करेगा। तो ये क्रोमोसोम कैसे क्रोमोसोम हो गए, मिक्सअप क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहते हैं और जोड़े के क्रोमोसोम को बोला जाता है एलील, एकदम वर्ड याद रखना, है ना। जोड़े के क्रोमोसोम को बोला जाता है एलील। और क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। चाहे वो पेयर इस तरीके का रहे, सेम रहे, या पेयर वो ऐसे डिफरेंट कंट्रास्ट भी रहे, तो पेयर तो बना है ना। पेयर के क्रोमोसोम को बोला जाता है एलील, और अगर ये इस तरीके का बना है कंट्रास्ट तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अब इसमें आपका ऑप्शन देखो कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है डी वाला, है ना। ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, ओके। अब नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया दैट हैव ऑटोट्रॉफिक एबिलिटी थ्रू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड। अब जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, भोजन पकाते नहीं हैं, भोजन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स हैं, या आप कहेंगे कि वो भोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में जब लाइट ये प्रवेश कर रही है, तो कह रहा है कि इसमें से क्या चीज चेंज नहीं होता है। तो बच्चों देखो स्पीड तो चेंज हो जाती है, क्योंकि ये लाइट आ रही है, मान लो कि ये मीडियम हमारा एयर है और ये मान लो कि ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ये लाइट को कहेगा कि नहीं भाई नहीं, ये स्पीड आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। आपको स्पीड अपना क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो स्पीड तो यहाँ पर लाइट की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो कि पहला दिया है। दूसरा कह रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो चेंज हो गया ना, स्ट्रेट आ रहा था और आते आते आप देख रहे हैं कि ये जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक गया, ठीक है। तो डायरेक्शन भी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी तो हम इसकी मीडियम की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी, इनका जो वेव है, जैसे रेड कलर है उसका वेव ऐसा है, ठीक है, और ऐसा वेव होगा, छोटे वेव होंगे, बड़े वेव होंगे। तो ये जो कलर है वो जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी रखता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, ये अपना उसका कैरेक्टर है, ये फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा क्या चेंज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बाय व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एडजस्ट, ठीक है। कह रहा है कि हमारे आंखों के अंदर
लेंस की फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है? तो हमारी आँखों की अगर हम बात करें तो हमारी आँखों के अंदर लेंस होता है, ये तो आपको पता ही है कि जो हमारी आँखें होती हैं, हमारी आइज़ में क्या होता है, हमारी आइज़ में यहाँ पर लेंस पाया जाता है। और ये जो लेंस होता है, ये लेंस कभी ये ऐसा होगा और कभी ये लेंस अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है। ठीक है, नज़दीक का देखना होगा तो ऐसे हो जाएगा, दूर का देखना होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे 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 ये चेंज होता है। तो इसको चेंज करने के लिए ना यहाँ पर और यहाँ पर है ना, यहाँ से इसको खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये पतला हो गया है ना, इसको दबाया जाएगा तो ये ऐसे हो गया, छोड़ दिया जाएगा तो वापस ऐसे हो जाएगा, दबाया जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को आप ऐसे दबा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, और वापस छोड़ दे रहे हैं तो वापस वो क्या हो रहा है, अपने पोजीशन में आ रहा है। ऊपर इधर से दबाइए तो ऐसे हो जाएगा, छोड़ दीजिए ऐसे हो जाएगा, दबाइए ऐसे हो जाएगा, छोड़ दीजिए ऐसे हो जाएगा। तो इसको कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, दबाया जा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर पाया जाता है सीलियरी मसल्स। क्या पाया जाता है? सीलियरी मसल्स। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलियरी मसल्स होते हैं, यही दोनों मिल करके इस लेंस के एकोमोडेशन पावर को, कि लेंस जो है कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे दूर का और नज़दीक का देखने में हेल्प कर सके, अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सके। ये काम इनका होता है, इन मसल्स का, जिसको हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन सर्किट। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, है ना, आप देख लो, वो भी 1 है वो भी 1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हटा रही हूँ और बता रही हूँ मैं। देखो, कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि मान लो कि यही है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? ठीक है, करंट इसमें फ्लो होगा, इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा, इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों तरफ क्या बनेगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इसमें करंट आ रहा है। करंट मतलब I और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि इसके ऊपर किधर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर हमको फोर्स निकालना रहे, मतलब तीनों चीज आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। आपने बहुत सारे फोर्स के क्वेश्चंस किए हैं, तो अगर फोर्स आपको इसमें निकालना रहे तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे? तो बच्चों एकदम याद है आपको अच्छी तरीके से कि राइट हैंड को तो हमको बिल्कुल पीछे रख देना है ना, हमको किस हैंड का इस्तेमाल करना है? लेफ्ट हैंड का। तो लेफ्ट हैंड के फ्लेमिंग्स रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स रूल्स ऑफ लेफ्ट हैंड, है ना। इसमें ये जो होता है, ये होता है फोर्स, ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है, ये होता है करंट, मतलब I। मैंने आपको इसका ट्रिक भी बहुत बार बताया था कि मुझे फोर्स मत करो, ये तीनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने M फॉर माइंड को I फॉर आई लव यू बोलूँ, है ना। मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ, मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने माइंड को आई लव यू बोलूँ। ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बताता है करंट, और ये बताता है फोर्स, यानी कि ये क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर, है ना, कह रहा है बीच में, यहाँ पर अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, वो कैसे होंगे? तो बेटा आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जो बन रहे हैं वो कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कहाँ दिया है, पैरेलल दिया है, हाँ, C वाला, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, है ना, उसके जो ट्यूब है उसके क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। ओके, तो ये हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस हो गए, हमने 18 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके आगे बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको 1 मार्क्स से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फटाफट आप जो है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप भी इसको ना जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन देखा करो, क्योंकि केवल रटने से ना वहाँ जाकर के भूल जाते हैं। भूलते इसलिए हैं क्योंकि दिमाग में एक तो वो यहाँ इसकी पिक्चर नहीं बनी होती है, और समझे नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन तो फिर अटक गए, है ना, इसलिए समझना जरूरी है। तो मैं इसमें आपका एक तरीके से रिवीजन भी करवा रही हूँ। ओके बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और नेक्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।